नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले लोगों पर तालिबान की फायरिंग, कई मरे। पंजशीर घाटी से मिलेगी तालिबान को कड़ी चुनौती, क्या जवाब देगा तालिबान? चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता। रसोई गैस महंगी होने पर अखिलेश ने कहा, उज्ज्वला नहीं बुझव्वला योजना। दोनों डोज लगवाने के बाद भी 87,000 से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमित। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। 19 अगस्त यानी आज अपने स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन करने निकले लोगों पर तालिबान ने गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये पहला बड़ा प्रदर्शन था। इसमें शामिल लोग हमारा झंडा हमारी पहचान जैसे नारे लगा रहे थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं जो अफगानिस्तान का झंडा लहरा रही थीं और नारे लगा रही थीं। रॉयटर्स के मुताबिक एक महिला ने अफगानिस्तान के झंडे को अपने कंधों से लपेट रखा था। बता दें, 19 अगस्त को ही अफगानिस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। वहीं दूसरी ओर काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए इकट्ठे हैं। रॉयटर्स को एक तालिबान अधिकारी की ओर से बताया गया कि हवाई अड्डे पर अभी तक कुल 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ गोलियों से मरे हैं तो कुछ भगदड़ में मारे गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में लोग नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मोर्चे खोल रहे हैं और तालिबान का जो झंडा है उसका विरोध कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय झंडा है अफगानिस्तान का उसको लगाने की मांग कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में अफगान राष्ट्रवाद जो है वो अपने को असर्ट कर रहा है, अपने को साबित करने की कोशिश कर रहा है और तालिबान के शासन को एक तरह से नकारने की भी कोशिश कर रहा है, तालिबानी सोच को नकारने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सोचते हैं कि अफगानिस्तान में केवल तालिबान जैसे सोच वाले लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में भी खुले दिमाग वाले लोग हैं। वो डेमोक्रेसी भी चाहते हैं, आज़ादी भी चाहते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतर भी रहे हैं। ये जोखिम भरा काम है। तालिबान के अतीत को ध्यान में रखते हुए इस तरह से जुलूस निकालना एक जोखिम का काम है, जान को जोखिम में डालने का काम है। और आपने देखा कि तालिबान ने गोलियां भी चलाई और कई लोग इसमें मारे भी गए हैं। इसके बावजूद चाहे वो महिलाएं हों और चाहे खुले दिमाग वाले अफ़गान, वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और ये एक रोशनी की किरण है कि अगर इस तरह से विरोध होता है, इस तरह से प्रदर्शन होता है, तो तालिबान के लिए पिछली बार की तरह शरिया को उस तरह से थोपने का मौका नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी उसके खिलाफ है और अगर अफगानिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए, खैर मकदम किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का वो आखिरी इलाका है जो तालिबान के खिलाफ मजबूती से अभी तक खड़ा हुआ है। ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत ज़हीर अकबर ने भी कहा है कि ये प्रांत तत्कालीन अफगान सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह की मौजूदगी में तालिबान के खिलाफ विरोध के लिए एक गढ़ के रूप में काम करेगा। बता दें, सालेह ने खुद को अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और ताजिकिस्तान के अफगान दूतावास में राज्य के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में अमरुल्ला सालेह की तस्वीर भी लगा दी गई है। मालूम हो कि पंजशीर घाटी हिंदू कुश में काबुल के उत्तर में स्थित है। ये 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ रहा था। चूँकि ये हमेशा प्रतिरोध का क्षेत्र बना रहा, इसलिए कभी भी किसी भी ताकत द्वारा जीता नहीं जा सका है। ना तो विदेशी ताकतें उसे जीत पाई हैं और ना ही तालिबान। पंजशीर घाटी का अर्थ है 5 सिंघों वाली घाटी। तो पंजशीर एक गढ़ बनने जा रहा है विरोध का, संघर्ष का, और हो सकता है दूसरे इलाकों में जो संघर्षरत समूह हैं तालिबान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे वो फिर से एकजुट हों। तो तालिबान अगर ये सोचता है कि उसने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है और पूरा अफ़गानिस्तान उसके नियंत्रण में रहेगा तो ये उसकी भूल है। निश्चित रूप से उसे
एक चुनौती मिलने वाली है और पंजशीर घाटी से सबसे ज़्यादा चुनौती मिलने वाली है और उसे मदद करने वाले दूसरे देश भी मौजूद हैं। पंजशीर घाटी में संघर्ष करने वालों ने अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की भी मांग की है। तो जो देश तालिबानी शासन को नापसंद करते हैं, तालिबान के जिस तरह का रुख रहा है, विचार रहा है, उसका विरोध करते हैं, तो वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष के मोर्चे खुले रहें और तालिबान बिल्कुल बेधड़क होकर अपना काम न कर पाए। तो एक संघर्ष का मोर्चा यहाँ खुल रहा है और एक संघर्ष का मोर्चा जो मैंने पहली खबर सुनाई आपको कि वहाँ पर अंदर अफ़गान जो राष्ट्रवादी हैं वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। तो तालिबान के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है पूरे अफ़गानिस्तान को शरिया के रंग में रंगने का, ये बात नोट की जानी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई बंगाल पुलिस की स्पेशल टीम हिंसा के मामलों की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़पें हुई थीं और नतीजे आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने के आरोप बीजेपी ने लगाए थे। पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अदालत ने कहा कि हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि हिंसा के बाकी आपराधिक मामलों की जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी करेगी। अदालत ने कहा कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा जांच का हिस्सा होंगे। पिछली सुनवाइयों में अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया था कि वो हिंसा के इन मामलों में प्रारंभिक पूछताछ करे। कोर्ट ने राज्य की पुलिस को आदेश दिया था कि वो चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। तो बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। उसकी जांच क्या हो, कैसे हो, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हाई कोर्ट की भूमिका बड़ी ही संदेहास्पद है, बहुत ही प्रश्नों से घिरी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट का रवैया शुरू से ही ममता सरकार के विरोधी रहा है और वो एक तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार की मदद करने वाला लगता रहा है। इस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। जिस तरह से मानवाधिकार आयोग ने इसमें भूमिका ली है और उसको हाई कोर्ट ने उसका समर्थन किया है। अभी हम सब जानते हैं कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई जांच करेगी। तो इसका आप राजनीतिक निहितार्थ समझ सकते हैं। हाई कोर्ट का रवैया ममता बनर्जी के मामले में लगातार नकारात्मक रहा है। हम ये नहीं कहते कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई, हम ये नहीं कहते कि टीएमसी उसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनाया गया है और केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग, सीबीआई और यहाँ तक कि हाई कोर्ट की भूमिका भी जिस तरह की रही है, उससे यही लगता है कि ये सारा खेल राजनीति के स्तर पर खेला जा रहा है। इसमें न्याय, जांच और सज़ा, ये तीनों एक हाशिए पर चले गए हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह से हस्तक्षेप करता है। वो स्वतंत्र जांच की कोई व्यवस्था करता है या सीबीआई के जांच के आदेश को बरकरार रखता है। अगली खबर लेते हैं। बुधवार को रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़े तो समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दाम बढ़ाकर लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर अब बुझव्वला योजना कर देना चाहिए, क्योंकि उससे चूल्हे बुझ रहे हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के कीमतों में बढ़ोतरी की है। 1 जून को एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी, जिसे 1 जुलाई को बढ़ाकर 834 रुपये कर दिया गया था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि संसद सत्र के दौरान सरकार पर दबाव कम रखने के लिए तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस तरह इसी साल 1 जनवरी से 17 अगस्त के बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 165 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब आप सोचिए, पिछले 7 सालों में रसोई गैस की कीमत दोगुनी से ज़्यादा कर दी गई है और पिछले 7 महीनों में ही
ये कीमत 165 रुपये बढ़ाई गई है, लगातार बढ़ाई जा रही है। तो एक तरफ तो सरकार अपनी उज्ज्वला योजना को लेकर गुणगान करती है कि उसने घर घर तक रसोई गैस पहुंचा दी है, दूसरी तरफ उसको इतना महंगा कर दिया है कि आम लोग रसोई गैस का इस्तेमाल ही ना कर सकें, क्योंकि इस कीमत पर हाँ बहुत सारी रिपोर्ट इस तरह की आती रही हैं कि जिन्होंने रसोई गैस के कनेक्शन लिए हैं वो अब रसोई गैस नहीं खरीद रहे हैं और वापस चूल्हे पर पहुंच गए हैं, लकड़ी के चूल्हे पर वापस लौट गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार गलत बयानी करती है, सरकार अपनी योजनाओं को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और योजना के तहत लोगों को जो चीज़ें सुलभ होनी चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं करती, बल्कि महंगाई को निरंतर बढ़ने दे रही है। और ये रसोई गैस तो बहुत ही बुनियादी चीज़ है किसी भी घर के लिए, अगर वो इस तरह से उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो ये भयानक है। ये एक तरह का अत्याचार है सरकार की ओर से, और सरकार का हस्तक्षेप न करना ये और भी बताता है कि वो कितनी संवेदनहीन है आम लोगों के प्रति। आम लोगों पर महंगाई के बोझ बढ़ाने में उसे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। देश में 87,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 46% मामले केवल केरल के हैं, बाकी 54% देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से दी गई एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार केरल में पहली डोज के बाद 80,000 लोग संक्रमित हो गए और ऐसे 40,000 लोग थे जो दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि केरल में दूसरी डोज के बाद इतनी ज़्यादा तादाद में इन्फेक्शन फैलने की आखिर क्या वजह है। फिलहाल केरल के इन्फेक्शन के 200 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, पर अब तक किसी नए म्यूटेशन या वेरिएंट की बात सामने निकल कर नहीं आई है। वहीं खबर ये भी है कि कोरोना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी कम प्रभावी है और टीके की दोनों खुराक लिए हुए लोगों को बूस्टर खुराक की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इंग्लैंड के एक शोध में भी सामने आया है। इस बीच भारत के चेन्नई में किए गए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक अध्ययन में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट में दोनों खुराक लगवाने वाले लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता है। हालांकि इसमें कहा गया है कि टीका लगवाने वाले लोगों में मृत्यु दर कम होती है। तो संक्रमण की रफ्तार 2 डोज लगवाने के बाद भी कम नहीं हो रही है। ये पता चल रहा है इस पूरे सर्वेक्षण से भी, और केरल में जिस तरह के मामले हैं ये ख़तरनाक बात है। अच्छी बात यह है कि इससे मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन संक्रमण फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट के मामले में जो वैक्सीन है वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हो रही हैं और अब बूस्टर डोज की बात की जा रही है। तो ख़तरा ये है कि हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतना स्लो चल रहा है, अभी तक दोनों डोज करीब देश भर में 19% लोगों को ही लगाए जा चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे देश को 2 डोज लगे फिर बूस्टर डोज भी लगे, तो इसमें तो ये लंबे समय का कार्यक्रम हो गया और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। वैक्सीन का ना तो प्रोडक्शन बढ़वा पा रही है, ना उपलब्ध करवा पा रही है। तो ये सरकार की लापरवाही अब हमें भुगतनी पड़ सकती है और आगे चलकर अगर ये संक्रमण और तेज़ी से फैला, ज़्यादा फैला, तो इसके और बुरे नतीजे हमें झेलने पड़ सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।